बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें दो पार्ट्स थे, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज हम अपने जो हमारा सिलेबस है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं इसमें, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी अप्रोच है। तो इस सिलसिले में तकरीबन दो अप्रोचेस मेन हैं। एक जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। तो यहाँ पे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे और फिर उस ट्रेडिशनल अप्रोच में उसके जो डिफरेंट उसके जो उसके पार्ट्स हैं या जो उसकी सब डिवीजन है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लेक्चर 1। तो इसमें हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अच्छा, तो क्या है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या करेंगे? There are different approaches to the study of politics that is commonly known as traditional and behavioral approaches. Behavioral approaches को हम modern approaches भी कहते हैं. An approach is the method of investigating the phenomena which explain the causal relationship among the objects. We discuss these approaches as under. So some traditional approaches to the study of comparative politics. The traditional approaches to political science were widely popular till the outbreak of the Second World War. These approaches were mainly related to the traditional view of politics, which emphasizes the study of the state and government. These approaches were normative and idealistic. ट्रेडिशनल अप्रोचेज जो हैं जिनके ज़रिए हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वार तक ये कंटिन्यू रही, जारी रही। यानी ये जो अप्रोचेज हैं इनका जो आउटब्रेक हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार तक रहा है। उस वक्त तक ये इन्हीं अप्रोचेज के ज़रिए पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया जाता रहा है। और ये जो अप्रोचेज थी they were mainly related to the traditional view of politics. तो इसमें ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि उसमें हम स्टेट और उसका जो आर्गन है गवर्नमेंट, उसको डिस्कस करते थे और गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसको डिस्कस करते थे। मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर लिया, स्टेट के अदर ऑर्गन्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते थे। तो ये आम तौर पर नॉर्मेटिव और इनको आइडियलिस्टिक किस्म की ये अप्रोचेस थी। Before 1900, the study of politics were largely dominated by philosophy, history, and law. Thus, traditional approaches include philosophical, historical, and legal methodologies in the study to political science. Modern political science still considers it necessary to study Plato or Hegel. Traditional approaches are value-based. These approaches puts emphasis on values more than facts. 1900 तक जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी थी वो उसमें क्या डोमिनेट कर रहा था? उसमें फिलॉसफी, हिस्ट्री और लॉ। और ये जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं इनमें हम फिलॉसफिकल, हिस्टोरिकल और लीगल जो मेथोडोलॉजीज हैं उनके ज़रिए हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब ख़त्म हो गए। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो अब भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अहमियत देते हैं, इसलिए हम प्लेटो, हेगल, अरिस्टोटल वगैरह को अब भी डिस्कस करते हैं, उनकी जो थ्योरीज हैं उनको बयान करते हैं। अच्छा, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमाम जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो तकरीबन उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं उनकी बुनियाद पर हम इनको इस तरह से बयान कर सकते हैं। नंबर 1,
Traditional approaches are largely normative and stressed on the values of politics. Normative है, बयानियां हैं, and stresses on the values of politics, और जो politics की values हैं उनके ऊपर इनका stress है. नंबर 2, emphasis is on the study of different political structures. Different जो political structures हैं उनको हम इसमें discuss करते हैं. Or traditional approaches made very little attempt to relate theory and research. Traditional approach made very little attempt to relate theory and research. Theory और research को relate करने में इनका हिस्सा बहुत कम है. These approaches believes that since facts and values are closely interlinked, studies in politics science can never be scientific. तो ये कहते हैं क्योंकि जो फैक्ट्स और वैल्यूज़ हैं आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो स्टडी है वो कभी भी खासतन साइंटिफिक नहीं हो सकती. अब हम आते हैं जी वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस. कौन कौन सी हैं? द ट्रेडिशनल अप्रोच कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग: फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोच. तो इसमें सबसे पहले हम फिलोसफिकल अप्रोच जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, या जो हमारा फिलोसफिकल मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे. फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ साइंस. फिलोसफी इज द स्टडी और साइंस ऑफ ट्रूथ आर प्रिंसिपल एसेंशियल टू ऑल नॉलेजेस एंड लाइफ. तो सबसे पहले फिलोसफी क्या है? फिलोसफी क्या है? is the study or science of truths. Study or science of truths are principle essential to all knowledges and life. तो अब इसकी हम जो फिलोसफिकल अप्रोच है इसको हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके अंदर क्या खसूसियात हैं, ये अप्रोच किस तरह से इसको हम बयान कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो इसकी जो पहली जो खूबी है वो क्या है कि ये कन्वेंशनल अप्रोच. कन्वेंशनल अप्रोच से क्या मुराद है? पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच इज कन्वेंशनल एंड ओल्डेस्ट मेथड टू स्टडी पॉलिटिक्स. इट कैरीज दैट philosophy or philosophical method tries to explore the truth of political incidents or events. It discovers the objective of political writing or the purpose of political writers. ये conventional approach है, पुराना, ये सबसे पुराना तरीका है. ये जो philosophical method है ना, इसमें हम क्या करते थे, हम इसमें जो कदीम philosophers है जो जिन्होंने जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे या कदीम दौर के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो फिलॉसफी बयान की है, जो उस ज़माने के मुताबिक उन्होंने जो ट्रूथ्स बयान किए हैं लाइफ के बारे में, हम उनको उनकी राइटिंग्स पढ़ते थे और उनकी बुनियाद पर हम नताइज हासिल करते थे. तो एंशिएंट टाइम में, यानी इसका ये अप्रोच क्या है, ये इट्स वेरी एंशिएंट. तो एंशिएंट टाइम में क्या है, several Greek philosophers such as Plato and Aristotle were the creator of this approach. The main subject of Plato's writing was to define the nature of an ideal state. This approach states that values cannot be separated from facts. Values को हम facts से अलग नहीं कर सकते. और कदीम ज़माने में जो ग्रीक फिलोसफर थे, प्लेटो और अरिस्टोटल, वहाँ से शुरू हुए. तो प्लेटो ने जो उसकी जो मेन जो थ्योरी है, उसकी जो मेन राइटिंग्स है, उसमें वो क्या कहता है, वो नेचर उसमें जो है ना, उसमें वाज टू डिफाइन द नेचर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी. आइडियल सोसाइटी की नेचर क्या है उसके बारे में वो हमें बताने की कोशिश करता है. तो ये मेथड क्या करता है? मेथड्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच. This method seeks to understand. नंबर 1, तो इसके ज़रिए हम क्या, ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें क्या बताता है, ये जो फिलोसफिकल अप्रोच का मेथड है या फिलोसफिकल अप्रोच है. नंबर 1, अंडरस्टैंड आवर फंडामेंटल नेचर एंड एम एज ह्यूमन बीइंग्स.
Number 2, recognizing principles and standards of right conduct in political life. Number 3, it is normative in character and believes in developing norms or certain standards. And number 4, it followed the legal method where investigator has his own values and determined philosophies. Benefits, अब हम benefits की बात करते हैं. Benefits of philosophical approach. Number 1, क्या है? Number 1, deep study. It enters into the depth of every aspect of political phenomena and examines them without any partiality. Its interpretation of political activities appeals to interest in the minds of students of politics. Logical analysis. Number 2, philosophical method use procedure of logical analysis. It uses reason to explore the truth. The truth which this method establishes may be of various kinds, normative, descriptive, or conventional, but the philosophical method is indifferent to the nature or category of truth. Establish standards. Establish standards. This approach also tries to establish standards of good, right, and just. Good, right, and just. Many critics observe that this approach determines what is in the interest of the public, and he identifies interest more with ends than that with means. और उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर्स का वर्क क्या है. तो इन द ह्यूज एरिना ऑफ पॉलिटिकल साइंस देयर आर अ नंबर ऑफ ग्रेट और आउटस्टैंडिंग बुक्स. फिलोसॉफिकल मेथड एक्सप्लोर द मीनिंग एंड सेंट्रल थीम ऑफ दीज बुक्स एज वेल एज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द ऑथर्स. तो उसमें प्लेटोज वर्क है सबसे पहले. In the contemporary great city-states of Plato, morality, moral values, and idealism ruined too much an extent that he received a great shock and seriously thought to recover these, and this urge encouraged him to write the Republic. He wanted to establish that politics and morality are not एथरिक, इथर, ये एथरिक जो है ना, जैसे एथर होता है नशा और कोई concepts, rather an ideal and moral body. Political can be made a real one thought the selfless administration by a philosopher king. यानी अब उसमें द रिपब्लिक जो उसमें लिखी है उसमें उसने आइडियल स्टेट का तस्वर दिया है और साथ ही उसने फिलोसोफर किंग का जो तस्वर दिया उसमें वो ये चाहता था कि सोसाइटी, वो अपनी उस दौर की सोसाइटी से वो फेड अप था, वहाँ पे जो इंतशार था उससे वो फेड अप, तो वो चाहता था कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो. उसके बाद जॉन लॉक है. जॉन लॉक कंपोज हिज सेकंड treatise to rationalize the interests and objectives of the new middle class and his struggle for people, his struggle of people for liberty. जॉन लॉक क्या कहता था? उसको कहता था कि लोगों को अपनी लिबर्टी के लिए काम करना चाहिए. Machiavelli and Hobbes. Other political philosophers such as Machiavelli and Hobbes wrote to support royal absolution. Some critics may not agree with the views of these philosophers or the arguments of these books, but it must not be forgotten that the books were written at particular and critical moment of history. Machiavelli और हॉब्स को कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता है. इनको बड़ा इनको निशाना बनाया जाता है क्रिटिसिज्म का कि इन्होंने वक्त के हुक्मरान को सपोर्ट किया है. तो भाई उस वक्त के हालात के मुताबिक उन्होंने सही सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर अमन कायम हो जाए. वो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था स्टेट और चर्च का, उसको ये ख़त्म करना चाहते थे. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ द फिलोसॉफिकल मेथड. Though philosophical approach is highly important for scholars and other people to the study of politics, critics have raised several problems about its worth. It is
documented in literature that one of the central idea of political philosophy is idealism, and it is marked in Plato's The Republic. यानी वो idealism की बात करते हैं. तो अब इस पे इसके criticism में क्या है? सबसे पहले mythical यानी myths हैं, तस्वुरात हैं, ख्यालात हैं. Critics argue that idealism itself is quite good, but when it practically application arises, it appears to be a myth. Plato emphasized idealism in his theory, but it had not practical importance, and we fully realized that idealism would never be translated into reality. It is a subject of absolute imagination. Machiavelli and Hobbes wrote with the only purpose of supporting the status quo. के बाद है जी unpractical, कि ये unpractical है philosophical approach. The philosophical intellectuals of the earlier period were unpractical philosophers. They had no intention to flash ideas which can change society. They were indifferent to people's liking and disliking. Their love for liberty, their sorrows and suffering, and they failed to provide preventive devices. As an academic discipline, philosophical method is unfair, but in practical guide for action, it had barely any importance. तो इसको हम कंक्लूड करते हुए अब क्या कहेंगे? It is well established that philosophical method helps people to understand the contemporary history and the nature of politics suggested by a philosopher. In other words, the philosophical method aids to appreciate the political ideologies of past centuries. In this sense, the philosophical method is very important for researcher and pupil. इसमें कोई शक नहीं कि ये जो philosophical approach है, ये अब इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं रही, क्योंकि इसमें आइडियलिज्म की बात की जाती है, और आइडियलिज्म जो है वो तो उसमें तो सिर्फ आइडियाज़ ही दिए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो फिलासफर सोच रहा है उसके मुताबिक हो जाए. तो इसलिए इस अप्रोच के ज़रिए जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी होती है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाती. लेकिन इसके बावजूद जो मॉडर्न दौर का रिसर्चर है फिलॉसफिकल मेथड से वो हट नहीं सकता, वो इसको भी इंक्लूड कर रहा है. तो ये आज का हमारा लेक्चर था, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, लेक्चर 1. इसके बाद हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो लेक्चर 2 में बयान करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.